स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल लाइन। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। एक रिंग हम कंसीडर करेंगे। इसमें देखिए ये रिंग हमने कंसीडर की जिसका सेंटर O है और रेडियस हमने इसकी A मान ली कि A जो है वो रेडियस है इसकी, और करंट की डायरेक्शन जो करंट इस पे फ्लो हो रहा है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने करंट को लिया है। इस तरीके से करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर जो कहां पे है, एक्सियल लाइन पर है। ये है इसकी एक्सियल लाइन जो एक्सिस के बीच में से होके गुजरती है, सेंटर पे से होके जा रही है। इस पे किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर निकाल कर दिखानी है। हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर दिखानी है, और जो डिस्टेंस है O से लेके P का वो हमने मान लिया कि वो x है। तो फिर जो यहां से डिस्टेंस होगा अभी हम कंसीडर करेंगे। देखिए बायोट-सैवर्ट लॉ में हमने क्या देखा कि हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं, करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उसकी वजह से फिर आप स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो dB, और बाद में फिर उसको गिवन केस के लिए जो है वो इंटीग्रेट करके टोटल कर लिया जाता है। यहाँ एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ये है हमारे पास IDL, और इस करंट एलिमेंट से जो P का डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि P का डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास ये x, ये a, तो इसको r मान लो। और अगर r की वैल्यू निकालोगे तो r की वैल्यू आप लिखोगे √a² प्लस x²। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। ये जो एंगल है ये एंगल होगा 90 डिग्री। अब ये दिखने में जो है वो आपको 90 नहीं लग रहा, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो एंगल नहीं है जो आपके सामने लिखा गया है। आप इस टाइम एंगल देख रहे हो किसके बीच में, A और R के बीच में, इसीलिए आपको एंगल 90 नहीं नजर आ रहा। लेकिन मैंने जो 90 लिखा है वो A और R के बीच में नहीं लिखा, मैंने 90 लिखा है IDL और R के बीच में। कैसे? ये फिगर जो है वो बोर्ड पे 2D पे है, लेकिन ये फिगर 3D की है। देखिए ध्यान से, ये राउंड शेप में तो नहीं है, लेकिन हम इसको राउंड मान लेते हैं अभी। ये रिंग जो इस टाइम ऐसे रखी हुई है इस शेप में, ये इस शेप में है हमारे पास रिंग, और P पॉइंट जो है वो इसके सेंटर पे कहीं एक्सियल पे यहां रखा हुआ है। इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब ये चीज जो इसके साथ यहाँ पर अटैच है, आप ये वाला एंगल इसका देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये एंगल नजर आ रहा है कि ये तो लाइन ऐसे है, P पॉइंट यहाँ पर है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल आपने 90 लिख दिया। लेकिन आपने एंगल ये वाला जो देख रहे हो आप, अगेन वही बात, आप ये वाला एंगल इस लाइन के बीच में और इसके बीच में देख रहे हो। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ देखो, यहाँ जो एंगल है इनके बीच में वो क्या है, 90। ये नीचे और करंट एलिमेंट ऐसे, ध्यान से देख लीजिए। ये जो एंगल 90 बताया गया है ये इस रेडियस के साथ नहीं है, ये इस लाइन के साथ और करंट एलिमेंट के साथ का एंगल है। क्योंकि जब आप क्या लिखोगे, आप बायोट-सैवर्ट लॉ लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ dB is equals to mu naught upon में 4 pi IDL sin theta by r square। तो ये जो थीटा है ये किसके बीच में है, पहले भी बताया था। ये थीटा जो है वो DL और R के बीच का एंगल है। R क्या है यहाँ पे, ये, और DL जो आपको बताया अभी कि वो दिखने में जो आपको टेढ़ा नजर आ रहा है, नीचे की तरफ नजर आ रहा है, वो एंगल आप R और A के बीच में देख रहे हो। लेकिन एक्चुअल में आप जब देखोगे तो इन दोनों के बीच में तो एंगल क्या है, ये 90 डिग्री का है। तो आपको ये याद रखना है कि ये एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, आपको इजी रहेगा ये समझना। 90 डिग्री का एंगल रहेगा हमारे पास। तो अगर आप साइन को यहाँ पर 90 पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी mu naught IDL
अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ये है हमारे पास वैल्यू किसकी, dB की, जो पहली वैल्यू आई निकल के। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा करंट एलिमेंट जो है एक और अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, जिसे आप डायमेट्रिकली अपोजिट बोलते हो। वो इसलिए लिया जाता है कि हम ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो इफेक्ट ये वाला करंट एलिमेंट पैदा कर रहा है, क्या वही इफेक्ट इसके अपोजिट वाला भी पैदा कर पा रहा है। तो आपने सेम करंट एलिमेंट लिया, उतना ही I D L, यहां से फिर P को जोड़ दिया। जब P को जोड़ा तो ये भी डिस्टेंस क्या था आपके पास, R ही था। सेम डिस्टेंस, सेम एलिमेंट, तो P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर इसकी वजह से आपने dB लिखी है तो ऑल्सो फिर आप dB डैश लिख सकते हो नीचे वाले की वजह से। इसको आपने dB नाम दिया, इसको dB डैश दे दो, तो वो भी कितनी होगी, म्यू नॉट I dN अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, वो भी सेम होगी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है। R की वैल्यू अगर आपको पुट करनी हो तो आप पुट कर सकते हो। R की वैल्यू आपके पास रहेगी √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है। यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए हमें ये देखना है कि ये जो dB यहाँ पर आई और ये जो dB डैश यहाँ से आया, इनकी डायरेक्शन क्या है। बिना डायरेक्शन के आप रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे। डायरेक्शन समझने के लिए आपने रूल किया है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, राइट हैंड थंब रूल, जो आपको क्या कहता है कि अगर ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जो फिंगर क्या है, कर्ल है, एंड रैप भी बोल सकते हैं इसको। सेम चीज यहां पर है। यहां पर करंट की डायरेक्शन जो है वो बाहर की साइड है। कैसे, आपको तो ये चीज ऐसे दिखाऊं तो करंट यहां आ रहा है, देखो ये रिंग जो है जब यहां रखी हुई है तो करंट की डायरेक्शन तो आपको ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन इसी रिंग को जब मैं ऐसे कर दूंगा तो अब करंट यहां पर है, बाहर की साइड है, बाहर की साइड है ना। तो जो रूल ऐसे था अब वो रूल ऐसे हो चुका है। ये है अब करंट की डायरेक्शन। लेकिन करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कर्ल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आपने एक सिंपल प्लेन माना है, तो सिंपल प्लेन हमने ये खोल दिया। देखो अब ये आपके पास करंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये प्लेन आ गया। तो होना क्या चाहिए था, प्लेन तो ऐसे घूमना चाहिए था, यानी कि ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ फिर कौन आएगा, ये आएगा, ये देख लो ऐसे। ये आपके पास करंट की डायरेक्शन, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके ऐसे परपेंडिकुलर। तो इस पे परपेंडिकुलर कहां होगा, फिर इस पे परपेंडिकुलर होगा P पॉइंट पर, ये dB, ये होगा परपेंडिकुलर। ये भी एंगल 90 और ये भी एंगल 90। ये डायरेक्शन होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। सिमिलरली यहां नीचे जो है वो ये डायरेक्शन होगी dB डैश, ये एंगल हो गया 90। अब देखिए इस एंगल को मान लेते हैं फाई, तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई। अब हम रिजॉल्व कर लेते हैं इन दो कंपोनेंट्स को, क्योंकि दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए। रिजॉल्व करने के लिए बेस तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये है बेस लाइन। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई होगा, ये फाई है तो ये भी फाई होगा। ये चीज हम यहीं पे प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लीजिए ये एक लाइन और ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एक लाइन, ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो दो, ये भी दो परपेंडिकुलर है और ये भी दो परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल इनके बीच होगा वही एंगल सिमेट्रिकल इनके बीच होगा। तो ये भी एंगल फाई और ये भी एंगल फाई। तो इसको रिजॉल्व करना है तो ये बेस का काम करेगा, क्योंकि एंगल तो इसके साथ बन रहा है। तो ये वाली एक्सिस आ जाएगी आपके पास dB cos फाई और ये हो जाएगा dB sin फाई। ये हो जाएगा dB डैश cos फाई और ये dB डैश sin फाई।
अब ये दो कंपोनेंट तो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हुए, कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इन कंपोनेंट्स की वजह से मिलेगा। दोनों को नहीं लेंगे, कोई एक कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हम तो किसी एक करंट एलिमेंट की वजह से रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इन दोनों की हेल्प से तो हमें ये मिला कि जो dB है वो मैग्नीट्यूड में dV डैश के इक्वल ही आई, लेकिन रिजल्ट करने के लिए, टोटल निकालने के लिए हमने रिजॉल्व किया, तो हम लिखेंगे रिजॉल्विंग dB and dV dash into rectangular components, and we find that dB cos phi and dB dash cos phi are equal and opposite, so they cancel out each other and resultant magnetic field will be equal to dB sin phi। तो जो रिजल्टेंट होगी वो किसके इक्वल होगी? dB sin phi के। तो आपको अगर टोटल निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dB sin phi का। अब देखिए dB की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, dB की वैल्यू हमारे पास ये है, वैल्यू आपने पुट करी 4 pi I dl अपॉन में म्यू नॉट I dl अपॉन में 4 pi r स्क्वायर। साइन की वैल्यू sin phi क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? a, हाइपोटेन्यूज क्या है? r। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो a अपॉन में r। r का स्क्वायर ऑलरेडी है, एक r आपने लिख दिया, तो r की टोटल पावर हम यही चेंज कर रहे हैं, r की टोटल पावर हो गई 3। सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, म्यू नॉट I a अपॉन में 4 pi r क्यूब, अंदर रह गया dl, क्योंकि इंटीग्रेशन तो किसका होना था? dl का होना था। dl है टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ देख लीजिए क्या होगी? 4 pi r क्यूब। रिंग की टोटल लेंथ यानी कि रिंग का सर्कमफ्रेंस 2 pi a, r बोलते हैं फॉर्मूले में आप, लेकिन यहाँ रेडियस तो आपने a ले रखी है, तो यहाँ पर होगा 2 pi a। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये 4 चला जाएगा, a का ऊपर स्क्वायर हो गया, ये आ गया म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। ये है रिजल्टेंट हमारे पास। लेकिन आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, अब r की वैल्यू पुट करने का टाइम आया है। r की वैल्यू है ये, वैल्यू पुट करिए, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन में 2, r की वैल्यू थी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/2 ये है, 3 ये है, मल्टीप्लाई होके पावर आ जाएगी 3/2। ये है फाइनल फॉर्मूला हमारे पास। अगर इस रिंग के पास एक से ज्यादा टर्न हो, इफ रिंग हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, देन इस फॉर्मूले में हम n से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिख सकते हो इफ रिंग हैज n टर्न्स, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर x स्क्वायर पावर 3/, फिर आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये रिजल्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। इसके स्पेशल केसेस भी हैं हमारे पास, ओरली हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हो बोर्ड पे। पहला केस ये कहता है कि अगर पॉइंट P रिंग के सेंटर पे आ जाए, इस पॉइंट P को, जिसको हमने एक्सियल लाइन पर
सेंटर से x डिस्टेंस पे माना है, अगर यही पॉइंट P रिंग के सेंटर पे आ जाए तो इसका मीनिंग है x की वैल्यू क्या हो गई 0। x की वैल्यू इसमें अगर 0 पुट करोगे तो x यहाँ से चला जाएगा, a का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, a की पावर रह जाएगी क्यूब, और ऊपर क्या है a स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा निकल के, सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए फॉर्मूला बचेगा आपके पास म्यू नॉट I बाय 2a, ये बचेगा ये फॉर्मूला। और ये आपने पढ़ रखा है, ये आपने पढ़ रखा है किस केस में, जब आप सिर्फ एक सिंगल रिंग लेते थे, कॉइल लेते थे, तब यही फॉर्मूला आपके पास निकल के आता था। तो अगर पॉइंट P सेंटर पे आ गया तो पहले वाली एप्लीकेशन का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल केस बन सकते हैं कि x जो है a से बहुत ज्यादा बड़ा हो, x इतनी दूर चला गया कि a उसके सामने कुछ नहीं है, तो आप a को इग्नोर कर दोगे तो सिर्फ x रह जाएगा। या आप उल्टा बोले कि a बहुत ज्यादा बड़ा हो गया x से, तो आप यहाँ से फिर x को इग्नोर कर दोगे। तीसरा केस, अगर a और x दोनों इक्वल हो जाए, जितना a है उतना ही क्या है x है, तो आप x की जगह भी a पुट कर सकते हो, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर ओपन कर दोगे आप। तो ये स्पेशल केसेस हैं जो आपको आर्टिकल के साथ भी करके दिखाने हैं, खुद ये केसेस जो आपको बताइए आपको करके दिखाने हैं, और इसके अलावा इन पे अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो दोबारा देख लीजिए एक बार, ये हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन थी बाइट सेवन स्लो की, और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एक्सियल लाइन पे रिंग के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन यहाँ नहीं है, ये तो बहुत इजी पैटर्न है। कंफ्यूजन या तो डायग्राम में है या फिर जब कंसेप्चुअल चीजें आपसे इससे रिलेटेड पूछी जाती हैं। डायग्राम का तो बच्चा क्रैम कर लेते हैं कि यहाँ पर एंगल ये, लेकिन जब आप इसको देखोगे, अगर आपने नहीं समझा कि ये एंगल 90 कैसे है और ये dB टेढ़ा क्यों जा रहा है और dB को रिजॉल्व किया तो यहाँ पर cos फाई क्यों लिया, बेस पे cos फाई क्यों नहीं लिया, ये सारी चीजें कंसेप्चुअल है जो आपसे बाद में एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो अगर आपका अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर आपको इन चीजों में प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो वीडियो थी आपने अच्छे से रिवाइज कर लें।